औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज़। नाज़रीन, आज के दिन का आगाज़ होता है वफाकी काबीना के इजलास से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होता है, जिसके अंदर बहुत से पस पर्दा अज़ाइम के ऊपर से भी पर्दा हटाया जाता है और हकीकत जो है वो खोल कर आवाम के आगे लाने की कोशिश की जा रही थी। जबकि महंगाई की सतह कम होने का भी दावा किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई कम होना पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तो मौक़िफ़ था वज़ीर-ए-आज़म का, लेकिन हकीकतन इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है, जैसे कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत भी बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रही है और बहुत से चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होती दिखाई दे रही है, लेकिन आवाम जो है इन मसाइल से निबर्द आज़मा होती दिखाई नहीं दे रही। आवाम का कहना यही है कि महंगाई कम हो और महंगाई के सिर्फ कम करने के खाली खूली दावे ना हो, बल्कि हकीकत जो है वो भी दिखाई देनी चाहिए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी एतराफ़ किया कि धरनों ने मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की है और एहतजाज के बायस एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिरी है, जो कि मुल्क की अगर मईशत के हवाले से देखा जाए तो मईशत के हलकों में जो है एक बहुत बुरी ख़बर है। और एहतजाज ख़त्म होने के बाद जो है स्टॉक मार्केट में जो है फिर से तेज़ी देखी गई है। ये तमाम तर बातें हुई हैं वफाकी काबीना के इजलास में, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है महंगाई मज़ीद कम होने के अज़्म का इजहार भी किया है। इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं फ़ाज़ शफ़ीक साहब। सर, सबसे पहले खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फ़ाज़ शफ़ीक साहब, ख़ा कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और हुकूमत जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस में घिरी हुई है, जैसे कि आवाम भी चैलेंजेस में घिरी हुई है। क्या लगता है हुकूमत कब तक इन तमाम तर सियासी और मौशी चैलेंजेस से, जो कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और कहीं ना कहीं हिजानी कैफियत है, हुकूमत इससे कब तक निबर्दाज़मा हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इन चीज़ों को हाईलाइट करने का ये प्रोग्राम को अरेंज किया। देखिए, आज जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कैबिनेट मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्कस की, आपके सामने है कि महंगाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कमी की तरफ जा रही है और जो मामलात हैं, जो स्ट्रैटेजी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट की स्ट्रैटेजी है, वर्किंग स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से काम कर रहे हैं। IMF को भी थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं। डिफरेंट ममालिक पाकिस्तान विजिट करते हैं, हमारे जॉइंट वेंचर्स में उनके साथ यहाँ पे MOUs हो रहे हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, तो उसके रिपरकशंस जो हैं वो डेली बेसिस पे नजर आना शुरू होगा, चाहे आप किसी भी चीज़ में लें। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप देखें तो PIA की जो हमारी परवाज़ों को यूरोप में बैन लगा हुआ था, इमरान खान साहब की मतलब नाअहली कहेंगे कि उनकी जो हुकूमत की जो कैबिनेट की नाअहली थी और जो उस वक्त के वजीर थे सरवर साहब, उनकी नाअहली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस हुआ और वो ख्वाजा आसिफ जो कि एविएशन के भी मिनिस्टर हैं, उनकी ज़बरदस्त टीम की कारकर्दगी से वो चीज़ वापस आई। इससे बड़ा फ़र्क पड़ा इस सारी चीज़ों पे। उसके बाद जो चीनी की बरामदात की इजाज़त दी है, उससे $500 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल हुआ है। देखिए, इन चीज़ों को मतलब जो आपकी स्ट्रैटेजीज होती है ना, एक प्रोफेशनल आदमी ही जो कि माजी में चीज़ों को अच्छी तरीके से चला चुके हैं, वो भी इन चीज़ों को बेहतर कर सकता है। और अगर आप और चीज़ों पे देखें तो आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें कि कितनी ज़बरदस्त बुलंद तरीन सतह पे जा चुकी है दुनिया में। तारीख की बुलंद तरीन सतह है फ़ाज़ शफ़ीक साहब, किसी से कुछ ढका छुपा नहीं है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है। जी, डेफिनेटली। और अब आप देखें कि जो एक इंतसारी पार्टी है जिन्होंने इस पाकिस्तान का अमन खराब किया हुआ है, जब कोई ना कोई मुल्क का वफ़द पाकिस्तान आता है, उनको धरना याद आ जाता है, उनको एहतजाज याद आ जाता है। तो देखें, अगर हम पाकिस्तान से वफा नहीं करेंगे एज अ पाकिस्तानी नेशनल, तो फिर हम क्या करेंगे अपने फ्यूचर के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह PM की जो पूरी टीम है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से और चल रही है। 70 माह के बाद शरह महंगाई का रिकॉर्ड कमी आई है। तो आपके सामने सारी चीजें कि जो स्ट्रेटेजी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है दिन रात का है, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, चाहे वो महंगाई को ले लें, चाहे वो और किसी चीजों को ले लें, तो डे बाय डे चीजें बेहतर होती जा रही हैं।
अच्छा, फवाद शफीक साहब, आप कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और यूथ का शोबा जो है वो आपके अंडर है, तो आप बताइएगा यूथ के हवाले से क्या इनकलाबी इकदाम हो रहे हैं इस वक्त मुल्क में। यूथ की फलाह बहबूद के हवाले से ई कॉमर्स मार्केट है जहां यूथ इस वक्त दिलचस्पी ले रहे हैं और देखा ही जा रहा है कि गुर्बत जो है वो कम हो रही है जब से यूथ ने जो है इस जानिब अपने कदम बढ़ाए हैं। तो बताइएगा इस हवाले से क्या कोई इनिशिएटिव वगैरह लिया है बड़े पैमाने पर? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ सिंध का। राना मशहूर साहब इसको नेशनल लेवल पे एज ए चेयरमैन लीड कर रहे हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ। हम सिंध के अंदर भी जो एक महरूमी सी थी नौजवानों के अंदर, उसको दूर करने के लिए जो वजीर आजम की जानिब से अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं दिन रात, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपने ई कॉमर्स की बात की, आईटी मिनिस्ट्री की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 40% का इंक्रीज है आईटी मिनिस्ट्री के अंदर और ई कॉमर्स के अंदर, और आप देखें डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। और ये वजीर आजम का एक मतलब विजन है कि इसको हमने ठीक ठाक सतह पर लेके जाना है। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त क्या सिचुएशन थी तो और आज क्या सिचुएशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो जाता। इट विल टेक सम टाइम कि चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मेरे हिसाब से विद इन 1 ईयर चीजें आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी और नजर आना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो प्रॉपरली और ज्यादा नजर आएंगी कि 1 साल के अंदर अंदर जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर अभी दिन रात मेहनत हो रही है। अच्छा, फवाद शफीक साहब, एक आपकी सियासी मुखालिफ जमात है, इससे पहले भी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का जो एक्सटेन्योर जब चल रहा था, जब भी 126 दिन का धरना हुआ, अभी फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, खा के पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर मुख्तलिफ जमातें भी आप लोगों से कोलिशन में हैं, तो क्या लगता है क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब 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 जो है वो संगासन पे बरजमान होती है तो तब तब रास्ता क्यों रोका जाता है? धरनों की सियासत का आगाज क्यों होता है? एक ही सियासी जमात की जानिब से क्यों होता है ये? क्या ये दुश्मनी अजल से अबद तक चलती रहेगी? क्या हम आइंदा आने वाली नस्लों को यही पैगाम देते रहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करते चलूं कि एहतजाज एक पॉलिटिकल वर्कर का हक है, उससे उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एहतजाज से रोक नहीं सकते, इंतशार से जरूर रोक सकते हैं। अगर आप माजी देखें तो PMLN ने जो प्रोटेस्ट किए, पीपल्स पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किए, JUI ने जो प्रोटेस्ट किए, MQM ने जो प्रोटेस्ट किए, उसमें इस तरीके की सिचुएशन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी 9 मई क्रिएट नहीं किया, कभी कोई हुलैले लेके रोडों पर नहीं आए, कभी पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को शहीद नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। आपके सामने था 9 मई को इन्होंने क्या किया है। इनको जरा सी शर्म नहीं आती कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो कि बॉर्डर्स पे और हमारे मुल्क को कितना ज्यादा सिक्योर करते हैं। आपको पता है अगर बॉर्डर से वो हट जाएं तो हम एक रात ना सोच सकें सुकून से। उनके घरों पे, GHQ पे और कहां कहां नहीं हमला किया। तो फवाद साहब, ये कौन सा बयानिया है? इसके पीछे कौन सी ऐसे मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं जो सॉवरेनिटी को जो है वो कमजोर करना चाहती है पाकिस्तान की? किसी बैरूनी ताकत के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि ये मुल्क को मुस्तहकम होना देखना नहीं चाहते, और ये चाहते ही नहीं है जिसके एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली देखें, अगर आप पाकिस्तान के लॉयल हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपकी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, आप नेशनल है पाकिस्तान के, तो आप इस तरीके की सिचुएशन करेंगे? आप मुझे बताएं अपने ईमान से कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके की सिचुएशन की है? आपको ये तरबियत दी जाती है कि इसको गाली दो, उसको बुरा भला कहो, जनाब माँ बहन की गाली दो, उसको रोड पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत कर रही थी फवाद साहब, नून लीग ने धरना दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धरना दिया और मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में धरने जो हैं वो जिस तरीके से धरने हुए हैं कि वो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर एक पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ। हमदा शहबाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो बिल्कुल संभाला दिए हुए थे, लेकिन सिचुएशन ये नहीं थी सर। देखिए, आप मुझे ये बताएं ना, कोई एक गमला भी तोड़ा आज तक? कोई ऐसा इंतशार किया, किसी को बुरा भला कहा, किसी को गालियां दी, किसी के लिए बदतमीजी की, हुलैले लेके रोड पे आए?
पिस्तौलें लेके रोड पे आए। लेकिन सर फहाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माजी से बड़ा सबक सीखा है, क्योंकि सानेहा मॉडल टाउन भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार जो है नून लीग को समझा जाता है। मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बताऊं। जी जी जी। मॉडल टाउन इनके अंदर जो इमरान खान साहब के चाचा हैं, वो जो आज कनाडा में बैठे हैं, उन्होंने क्रिएट किया था असल। उसके बाद कितने बयानात उनके आए, आपके सामने सिचुएशन थी। देखिए, हमने कभी भी, हमारी किसी गवर्नमेंट ने, जब हमारी गवर्नमेंट रही, हमने कभी नाजायज नहीं किया किसी के साथ। फहाद साहब बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब पीटीआई की हुकूमत थी तो माजी से बहुत सबक सीखा है, और जिस तरीके से फकीदुल मिसाल जलसे हुए हैं, फकीदुल मिसाल एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, तो वो किसी से ढके छुपे नहीं। वो इनका भी हक है, लेकिन पुरअमन दहशतगर्दों को नहीं आने देंगे। आपके सामने अगवान एजेंट, अगवान नेशनल लोग इनके धरनों में से निकले। आप मुझे बताएं ना, आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? ये वो वहां से केपीके की पूरी सरकारी मशीनरी उठा के लेके आते हैं वफाक पे हमला करने के लिए। तो पुरअमन प्रोटेस्ट करें साहब, तो फिर गवर्नर राज को ऑप्शन भी मौजूद है, हुकूमत इस जानिब गौर क्यों नहीं करती? अगर केपीके से ये तमाम तर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और सियासी मशीनरी लेके और इंतजामी मशीनरी लेके चढ़ाई की जा रही है मरकज की जानिब, तो हुकूमत रास्ता क्यों नहीं रोक रही? देखिए, रास्ता डेफिनेटली रोकती है हुकूमत, और इसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर मतलब अंडर डिस्कशन है चीजें कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अगर आप पुरअमन एहतजाज करेंगे तो कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आप दहशतगर्दी करेंगे, एहतजाज के नाम पर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाएंगे, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों के लिए बुरा भला गालियां देंगे, तो स्टेट फिर आपके खिलाफ एक्शन लेगी। रात 4 बजे तक वजीर दाखिला साहब इनको समझाते रहे कि समझ जाएं। कोई बेलारूस से वफ्द आया हुआ है, उनका प्रेसिडेंट आया हुआ है, हमारा क्या इमेज जाएगा? आपको स्पेस दे रहे हैं, ऑन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट आप उधर धरना दे दें, फिर आपसे डिस्कशन भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आई डोंट नो कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब स्टेट ने भी डंडा उठा लिया है, इनको किसी सूरत बहुत ताखीर की मौजूदा वज़ीर दाखिला ने, मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ताखीर की, वरना यही राना साहब का दौर था और लॉन्ग मार्च आया था। ताखीर क्यों की? आप इस चीज को नहीं समझ रहे। ताखीर क्यों की कि इनसे नेगोशिएट करने की कोशिश की, इनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना करें, पुरअमन हो जाएं। लेकिन वो तो दहशतगर्द अपने साथ लेके आए हुए थे। आपके सामने जितने लोग पकड़े गए उनके क्या बयान है? देखिए, ये मासूम अवाम है जिनको ये बेवकूफ बनाते हैं। सरकारी मुलाजिम वहां से ये धमका के लेके आते हैं, यहाँ पे फेडरल के ऊपर ये हमलावर होते हैं, मशीनरी लेके आते हैं, फेडरल के ऊपर हमलावर होते हैं। आपने देखा होगा एक अली अमीन गंडापुर ने 1500 रिजर्व फोर्स निकाली थी पुलिस की, जिनको लेके ये आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज की तहकीकात हो रही है, और मैं आपको ये बताता हूँ कि इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान नहीं होने देंगे, हमारी हुकूमत होते हुए बिल्कुल नहीं होने देंगे। वजीर आजम ने बहुत स्ट्रिक्टनेस इस दफा दिखा दी है कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, और अभी आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर प्रोटेस्ट करना है तो पुरअमन करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग दें, एक आपको जगह दी जाए, उसके ऊपर बैठे, किसी कोई मना नहीं करता। अच्छा फहाद साहब, इत्तलात ये भी थी कि आप लोगों ने कोई जगह भी उनको फराहम करने का कहा था, दावा भी हुआ था। डेफिनेटली, मैं वही तो कह रहा हूँ, 4 बजे तक रात को इंटीरियर मिनिस्टर उनसे नेगोशिएट करते रहे हैं, उनको बोलते रहे हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड किया गया ऑन ऑर्डर्स ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन वो तो किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं थे। फहाद साहब, क्या लगता है, क्या एहतजाज के दौरान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम थी, या फिर जो है वो एक ही जानिब जो है वो रवा दवा थी? देखिए, कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो नहीं आए सामने। सर, जो नहीं आए फिर उनके खिलाफ तो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ है कि ये बिक गए हैं, ये झुक गए हैं। देखिए, वो तो ये इनका वतीरा बन गया है। इनको हमें सियासी तरबियत कुछ और दी जाती है, इनको सियासी तरबियत दी जाती है कि जाके गालियां दो। सब सोशल मीडिया तो इतना आज़ाद हो गया है कि खुदा न खास्ता अगर बानी पीटीआई जो है वो जेल से आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं, तो ये जो सोशल मीडिया है, जो आज़ाद कल्चर जो शुरू हुआ है, 5th जनरेशन वॉर जो शुरू हुई है, जो जत्थे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव, तो वो तो वज़ीर आज़म को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे सिंध से कोई नहीं निकला,
पूरे पंजाब से कोई नहीं निकला, बलूचिस्तान से कोई नहीं निकला। सिर्फ केपीके से ये सरकारी मुलाजिमों को धमका के लेके आए थे और केपीके से ही वो आवाम को लेके आए थे। जितने भी लोग पकड़े गए आपने देखा होगा, उसके अंदर कोई 50 या 55 के करीब अगवान बाशिंदे पकड़े गए। तो आप ये क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आपको प्यार से समझाया जा रहा है कि बेलारूस का वफ्द आया हुआ है। आपको याद होगा 126 दिन का जो धरना इन्होंने दिया था, उसमें चाइना के प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया था। यहाँ से श्रीलंका की टीम अभी वापस चली गई है इसी वजह से। आप क्या इमेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तान का? आप प्रोटेस्ट करें, आपको कोई नहीं मना कर रहा। आप असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट करें, आपको हुकूमत एक जगह दे रही है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें। आप क्या चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे आप हमला करेंगे? आप माजी की तरह सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा हमला करेंगे? आप माजी की तरह पीटीवी पे दोबारा हमला करेंगे? आप माजी की तरह रेडियो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेंगे? आप माजी की तरह जीएचक्यू पे दोबारा हमला करेंगे? तो नहीं, अब नहीं होगा। अब 9 मई इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कभी किसी की दोहराया नहीं जाएगा। और इनको बिल्कुल इंसानों की तरह समझाया था, लेकिन ये नहीं समझे। और देखें, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता। जिस वक्त स्टेट ने वहां पे डिसीजन ले लिया कि अब इन दहशतगर्दों को यहाँ से भगाना है, तो 126 दिन का धरना भी था और 26 मिनट में ये भाग भी गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो 126 दिन का फासा, वो जो धरना था, तो उसके पसे पुश तो पहलू ही कुछ और थे। और कौन कौन सी ताकतें थी उन 126 दिन के धरनों के पीछे, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस वक्त खुल के भी ये चीजें सब सामने आ गई हैं, तारीख ने बता दिया। और इधर 26 मिनट का धरना भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पे वजीर आजम साहब काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। और मेरे जो चेयरमैन हैं राना मशहूर साहब, वो यूथ एम्पावरमेंट पे बहुत काम करें। आप यकीन करें, क्योंकि मैं सिंध को देख रहा हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, तो हमें भी नौजवान यहाँ पे जो पीटीआई के हैं, वो बेचारे बहुत ज्यादा हमारे साथ अटैच रहते हैं कि देखें, हमें तो सिर्फ यही सिखाया जाता है कि इसको गाली दो, उसको गाली दो, इसको बुरा भला बोलो, उसको बुरा भला बोलो, ये डंडे उठा के एहतजाजों में आ जाओ। लेकिन आपने कभी उनको कोई अपॉर्चुनिटी सिंध दी है? से और सूबे पंजाब से इतनी ज़्यादा इंतशार की सूरत हाल नहीं होती। ये जो है तकरीबन जितने भी जो है वो मार्चेस आते हैं या फिर जितने भी एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन जो आते हैं, इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से होता है। फिर कुरा ये भी खुल जाता है कि वो अफगान शहरी भी हैं। तो जनाब, पहले ही अगर उनका रास्ता रोक दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो सियासी शऊर जो है वो सूबे पंजाब में रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कहीं ज्यादा दिखाई देता है बनिस्बत केपीके के। देखिए, और भी तो सूबों जगहें थी ना। आपने पंजाब के अंदर देखा, कोई नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब समझ चुके हैं कि इनको कब तक बेवकूफ बनाएंगे। ये केपी के अंदर गवर्नमेंट है, इसलिए ये सरकारी मुलाजमीन को, लोगों को पैसे दे के, लोगों को लालच दे के, सरकारी मशीनरी के साथ ये आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 1000 से ज्यादा इनके लोग नहीं थे टोटल, मेरे हिसाब से 1000 से भी कम होंगे। और सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। किसी सूबे ने, हर सूबे ने इनको रद्द किया। परेशान है कि लोग तो हमारी इन कॉलों पे निकल ही नहीं रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ये समझ चुके हैं कि इन्होंने, आप मुझे बताएं ना कि मरीम नवाज साहिबा कितनी जबरदस्त इनिशिएटिव्स लेके आती हैं डेली बेसिस पे पंजाब में, और उस पर इम्प्लीमेंट कितनी तेजी से हो रहा है। तो आप इनसे जरा सवाल तो करें केपी में कि अली अमीन गंडापुर ने धरनों के अलावा क्या दिया है अभी तक आवाम को? लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे। आप मुझे बताएं वो क्या सीएमशिप चला रहे हैं अपनी? सिर्फ धरने, सिर्फ वो। देखें, इस तरीके से इमरान खान को जेल से निकालेंगे, इस तरीके से नहीं होता। हमारी भी लीडरशिप ने केसेस फेस किए हैं। मियां नवाज शरीफ ने 120 के करीब पेशियां भुगती हैं नैब अदालत में। मियां शहबाज शरीफ ने कितने टाइम पेशियां भुगती हैं, जेल में रहे। हमजा शहबाज से ले ले, मैं आपको गिनवा के थक जाऊंगा, नाम खत्म नहीं होंगे, सब जेल के अंदर गए। तारीख में तो ये भी देखा है ना कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए एक ऐसा इदारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब बना दिया गया है, कौमी एहतसाब ब्यूरो। तो सबसे ज़्यादा जो है इसका नुकसान भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भुगता है। जनाब, ये तो एक आमिर का बनाया हुआ इदारा है, तो आप लोग इस वक्त भी अपनी हुकूमत में इसको ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, आजकल आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और हम जो है ना किसी भी चीज को वो नहीं करते, तोशा खाना के अंदर हैं। वो जो ये मलिक रियाज के साथ इन्होंने मिल के जो एक करप्शन की है, अपनी वाइफ के नाम पे पैसे मंगाए हैं, वो ट्रस्ट बनाया है, उसके लिए अंदर हैं। और सिचुएशन देखिए, 9 मई
आपका लीडर ही आपको इनिशिएट करता है ना कि आप निकलें, इसको तोड़ दें, उसको मार दें, इधर हमला कर दें, उधर हमला कर दें। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो ऑडियो लीक्स आ गई हैं इनकी कई लोगों की कि आपने इधर हमला करना है, आपने उधर हमला करना है, आपने ये करना है। तो देखें, इस तरीके से नहीं होती पॉलिटिक्स। आप कोई दहशतगर्द है तो जाके बॉर्डरों पे लड़ें, इंडिया से जाके लड़ें, अफगानिस्तान से लड़ें। इस पाकिस्तान का अमन खराब नहीं होने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। सर, नौजवान बहुत परेशान हैं। अगर बात की जाए सिंध भर की तो सिंध भर में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नौजवानों की क़यादत जो है वो आप ही कर रहे हैं, और बहुत सारे मुहाज़ों पे जो है वो आपको हम बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त देखते हैं, तवाना देखते हैं, चाको चौबंद देखते हैं, एक्टिव देखते हैं। तो फाज साहब, क्या बताइएगा कि जो मायूसी की लहर है सिंध भर के नौजवानों में, तो इससे निबर्द आज़मा किस तरीके से हुआ जाएगा, और नौजवानों को जो है ये इंतशारी सोच से कैसे दूर रखा जाएगा, किस तरीके से जो है उन्हें माशरे का एक अच्छा शहरी बनाया जाएगा कि मुल्क का जो नौजवान है, बिलखुसूस सूबा सिंध का, वो मुल्क से दूर जाने की बात ना करे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर की, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे वजीर आजम की जानिब से नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, उसके ऊपर हम सिंध के अंदर इम्प्लीमेंट कराएं। और डेफिनेटली मुझे जब से ये पोजीशन मिली है, मैं दिन रात इसमें कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि हम बहुत जल्द ग्रैंड लॉन्चिंग करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की सिंध के 6 डिवीजन्स में, ताकि लोगों को पता लगे। लोगों को अभी अवेयरनेस का बड़ा मसला है। लोग हमसे गिला करते रहे हमेशा कि पंजाब के नौजवानों को तो शहबाज शरीफ साहब ने इतना सब कुछ दिया जब वो सीएम थे, सिंध के नौजवानों को नहीं दिया। तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि शहबाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और वो चारों सूबों को इक्वल निगाह से देखते हैं। तो सिचुएशन यही है इंशाअल्लाह ताला। हम जो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम्स हैं, लोन प्रोग्राम्स हैं, लैपटॉप्स प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा टैलेंट हंट है, स्पोर्ट्स लीग्स हैं, उसके अलावा पाकिस्तान एजुकेशन एंडोनमेंट फंड के थ्रू, उसके अलावा बेशुमार हमारी चीजें हैं। नेशनल वोकेशनल टेक्निकल कमीशन के थ्रू हम बच्चों को प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अनकरीब मेरे हिसाब से महीने 1.5 महीने में एक बड़ी जबरदस्त सिचुएशन नजर आएगी कि हमने सिंध के अंदर भी नौजवानों को वो अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर दी हैं जो कि माजी में हम पंजाब की नौजवानों को दे चुके हैं। फाज साहब, नौजवानों में खासा देखते ही हैं कि ब्रेन ड्रेन, अक्सर इस टॉपिक के ऊपर हमने टॉक शो भी किया है। ये ब्रेन ड्रेन क्यों है और कौन सी ऐसी मुखालिफ कुव्वतें हैं कि जो बच्चों का जो है वो ब्रेन ड्रेन कर रही हैं कि जहां मुल्क से मोहब्बत करनी की जानी चाहिए, जो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जो बच्चे हैं, जो मनफी जो है उनके ऊपर असरात भी मुरतब हो रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडों का भी हिस्सा बन रहे हैं। सर, इससे किस तरीके से बचा जाए? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये पीटीआई ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है इस वक्त। लोगों को पता नहीं किस तरफ नौजवानों को लेके जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हर चीज बहुत बेहतर है। इसमें इस वक्त सिचुएशन नजर भी आई है कि काफी सारे सूबों से तो लोग निकले ही नहीं। एक सूबे से सिर्फ लोग निकले जो कि वो भी बेचारे कोई सरकारी मुलाजिम था, कोई दिहाड़ीदार था, और वो भी अब इस चीज पे शर्मिंदा हैं कि हम से बहुत बड़ी गलती हुई कि हम इनके साथ निकले और इन्होंने हमें इंतशार की सियासत हमेशा सिखाई। तो इस चीज को हम बहुत गहरी निगाह से देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो एक गैप है और वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम कुछ काम करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है फाज शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी कीमती राय दी, कीमती तज़िया और तबसरा पेश किया, और नौजवानों के हवाले से जो है वो मज़ीद इक़दामात जो हैं उनकी जानिब में निशानदही की, दुरुस्त समत में निशानदही की, और सिंध के नौजवानों में मायूसी ख़त्म करने के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी हैं, और कुछ जो हैं प्रोग्राम जो हैं वो उन पर होमवर्क कम्प्लीट हो गया है और जल्द से जल्द जो है उनका आगाज़ कर दिया जाएगा। ये सब बताना था फाज शफीक साहब का, जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से। तो नाजरीन, उसके हवाले से तो ये कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा कि हुकूमत जो है नौजवानों के हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू भी कर रही है और उससे फैज़याब भी हो रहे हैं, क्योंकि नतीजा जो है वो ऐसा कुछ अभी इस वक्त तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि नौजवानों में जो है मायूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाजरीन, ये तो हो गया एक मामला आज का। हमारा दूसरा और सबसे अहम मौजू है ट्रैफिक हादसात। नाजरीन, ट्रैफिक हादसा शहर कराची में बढ़ते जा रहे हैं और ट्रैफिक हादसा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि ट्रैफिक औकात कार की पाबंदी नहीं हो रही। दिन भर जो है सड़कों की जीनत बना रहता है हैवी ट्रैफिक, और हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हों, चाहे हमारे मोटरवे के एहलकार और अफसरान हो, या फिर हमारे मुताल्लिका थाने हों, सब जो है वो मुट्ठी बंद करके रिश्वत वसूल कर लेते हैं और शहर में जो है वो ट्रैफिक के SOPs जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाए जाते, जिसकी वजह से हादसात बढ़ते जा रहे हैं। और अब इन हादसात की जद में आकर एक उस्ताद, एक प्रोफेसर, एक मौलिम जो है वो भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। साथ ही साथ उनकी अहलिया भी जो है ज़िंदगी की बाजी हार गई हैं। प्रोफेसर तारिक साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ है कराची के एक सरकारी कॉलेज से, जो कि अब्दुल्ला कॉलेज के नाम से काफ़ी मशहूर है, और वहाँ पर जो है वो तदरीस के अमल से वो वाबस्ता थे और उनकी बेपनाह खिदमात थी, और वो अपनी अहलिया के हमरा जो है वो जमाली पुल के करीब से गुजर रहे थे, जो कि हाईवे पर मौजूद है, और वहाँ पर जो है एक तेज़ रफ्तार डंपर आता है जो उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, ये सिचुएशन है इस शहर की, जहाँ पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता, कानून की पासदारी नहीं होती, और इस वक्त तक जो है देखा ये गया है कि इत्तलात और ज़राए ये बताते हैं ट्रैफिक हादसात जिन ड्राइवर्स की वजह से हुए हैं उनमें से अब तक किसी को भी सज़ा नहीं मिली है। नाजरीन, एक लम्हा फ़िक्रिया है, और अब तो जो है लोग जो है सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि वाकई जो है अगर अदालतों से इंसाफ होता है, माजरत के साथ अगर अदालतों से इंसाफ होता है, तो ये जो ट्रैफिक हादसात करने वाले जो लोग हैं, ये जो ड्राइवर्स हैं जो रात में जो है तेज़ रफ्तार डंपर चलाते हैं, नशे के आदी भी होते हैं, दिन के औकात में भी जो है वो सड़कों पर हैवी ट्रैफिक जो है वो दौड़ाते दिखाई देते हैं, इनको भी अगर कोई सज़ा देगा तो दे के दिखाए। हम भी इस सज़ा के इंतज़ार में हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के रहनुमा है, सीज़न पॉलिटिशियन है मसूद अली साहब। मसूद अली साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मसूद साहब, शहर कराची में गुजरते दिन के साथ वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो राहज़नी के वाक़यात हों, चोरी डकैती के वाक़यात हों, कत्ल गारतगिरी के वाक़यात हों, भत्ताखोरी हो, एक्सटॉर्शन के मामलात हो, और अगर बात की जाए ट्रैफिक हादसात की तो सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक हादसात की हैवी ट्रैफिक है। सर, किस तरीके से रोका जाएगा इस सिचुएशन को? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, असल बात यह है कि मसाइल तो बहुत सारे मौजूद हैं शहर कराची में, लेकिन सबसे अहम इशू जो इस वक्त नजर आता है वो ट्रैफिक का है। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो रोड की खराबी और ट्रैफिक का अनशेड्यूल जो यहाँ पर मूवमेंट नजर आती है। बज़ाहिर तो देखने में शेड्यूल मौजूद है कि जी हैवी ट्रैफिक के लिए प्लान मौजूद है और वो 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद शहर के अंदर इंटर होगा, लेकिन ये सिर्फ प्लान की हद तक है। हम रोज जब सड़क पर मौजूद होते हैं और वहां से शाहराहों पे से गुजर रहे होते हैं, मेरे घर के करीब ही शाहराह पाकिस्तान है, तो हर लम्हा नजर आ रहा होता है जाते हुए कि क्या हाल है ट्रैफिक का, किस तेजी के साथ स्पीड लिमिट को भी फॉलो नहीं किया जा रहा होता। असल में हमें हल तलाश करना है। मसाइल तो हम हर दफा बताते हैं कि जी रोड खराब है, ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक पुलिस, मतलब इदारे मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और वैसे पुलिस भी मौजूद है, तमाम इदारे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उसके असरात जो है वो नहीं आते, जिसके नतीजे शहरी जो है वो बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं। मसूद अली साहब, तमाम की तमाम सियासी और मजहबी जो जमातें हैं, ये है कि करप्शन अगर खत्म हो जाए इदारे से तो बहुत सारे मामला हल हो जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी है, चाहे वो इंटरनल रोड हो, लिंक्स रोड हो, या मेन हाईवेज हो या मेन रोड्स हो, उन पर हाल बुरा है। ट्रैफिक ओवरलोड है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो लोग अपनी सवारियों पर सफर करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की तादाद में इजाफा है और उसके लिए कोई कंट्रोल प्लान या पुलिस इस तरह की वर्किंग में नजर नहीं आती। घंटों ट्रैफिक जाम भी रहता है और जब खुलता है तो फिर लोग जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में जो हमारी ये शाहराह पाकिस्तान है या जो हाईवे है, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के ट्रैफिक का लोड है
और ये जो जमाली पुल है या उससे पहले की जो चुरंगी है, वहां पर भी बसों की बहुत बड़ी तादाद है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहा होता है, गुजर रहा होता है, लेकिन इसको पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह ओवरलोडिंग भी हो रही होती है, उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। बस हमारी पुलिस जो है वो कुछ लेती है और कुछ देती है और ये सारा काम चल रहा है। इंट्रोडक्टरी में मसूद साहब मैंने कहा भी कि एक मुट्ठी बंद जो है वो हाथ आके आता है और कानून तोड़ने की जो है वो खुली इजाजत दे दी जाती है। जी हाँ, ऐसा ही है, जिसके नतीजे में हादसा होते हैं, बढ़ते हुए हादसा। मेरे एक जानने वाले हैं जो जिना अस्पताल में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी में आते हैं, कहते हैं मैं रात भर जो है वो सिर्फ हादसा से मुतासरा लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा होता हूँ, ऐसा ही है। और यहाँ तक कि मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो मसूद साहब, क्या कराची वालों की जिंदगी इस कदर सस्ती है कि अगर चोरों डकैतों से, राहजनों से अगर बच जाएं, टारगेट किलर से बच जाएं, तो एक तेज रफ्तार जो है हैवी ट्रैफिक, चाहे वो डंपर हो, ट्रक हो, वाटर टैंकर, सर वो कुचल देगा, लेकिन इसको मेगा सिटी ट्रीट नहीं किया जा रहा। सर तमाम जमातें इस पर एक पेज पे हैं, यहाँ पे बढ़ती हुई कत्लो गारतगिरी के वाकयात पर भी तमाम जमातें एक पेज पर हैं, ट्रैफिक हादसात के हवाले से भी तमाम जमातें एक पेज पर हैं। तो जनाब, रोका क्यों नहीं जा रहा? सब अलग अलग जो है वो अपनी स्ट्रगल, अपनी जिदोजहद क्यों कर रहे हैं? सब एक साथ मिलके सर एफर्ट्स क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हम तो कंबाइन एफर्ट करते हैं, पानी के हवाले से भी, लाइट के हवाले से भी, इलेक्ट्रिक पूरा माफिया मौजूद है, और इसी तरह तमाम इदारों के हवाले से जमात इस्लामी सबको कॉल करती है। लेकिन बात यह है कि उसमें अवाम की पार्टिसिपेशन, इस वक्त अवाम को जो है वो इन तमाम चीजों से दूर कर दिया गया है। बस वो कहते हैं कि जब तक मेरे साथ कुछ नहीं होगा तो मैं दूसरे के साथ हो रहा है होने दो। बेहिसी जो पैदा करती है कि हमारे शहर के लोगों ने, इस शहर के लोगों ने जहाँ पे कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है, जहाँ ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, डर के मारे शहर की ओनरशिप लेना भी छोड़ दी है सर। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब ये कब्जा माफिया और कब्जा मेयर बनकर आएंगे और शहर पे तवज्जो नहीं देंगे तो बस फिर ये होना यही है। मतलब ये चीज डिपेंडेंट है ना, जब हुकूमतें ये काम करेंगी और हुकूमत के सरबराहान ये काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होना है। इलेक्शन का क्या हाल किया है, मेयरशिप में क्या हाल किया है? हमने तो ये देखा है कि जमात इस्लामी से बेहतरीन ऑपोजिशन कौमी धारे में रहते हुए आज तक किसी भी जमात ने नहीं की है। तो जमात इस्लामी अगर इस वक्त भी सिटी कौंसिल में अपोजिशन में है, कायदे इस इख्तिलाफ जमात इस्लामी का मौजूद है, तो सर बहुत अच्छी आप लोगों की जानिब से कोशिशें, काविशें की जाती हैं, लेकिन जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तकसीम दर तकसीम दिखाई देती है। आपके साथ अपोजिशन में कुछ पीटीआई के जो इलेक्ट होकर आए हुए वहाँ के लोग हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कुछ आपके साथ मौजूद हैं, कुछ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं। सर ये इस तरीके से तो मैंडेट भी तकसीम है शहर की बेहतरी के लिए, शहर की और शहरियों के फलो बहबूद के हवाले से, फिर किस तरीके से जिद्दोजहद की जाएगी? देखें, इसमें अवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, और जब तक अवाम एक पेज पे नहीं होंगे तो काम बनेगा नहीं। और बात यह ना, करप्शन सबसे मेन वजह है। ऐसा नहीं कि करप्शन दीगर ममालिक में नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो हाल कर दिया गया ना, वो किसी भी चीज पे, मतलब सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मतलब कोई चीज तो हो ना जिसके ऊपर कहें कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। जब इदारे तबाह हो जाएं, इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब किससे बात करें, तो क्या करें? आप क्या समझते हैं, सियासी जमातों से ज्यादा जो है वो पावर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है? तो क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो है इसी की नाक के नीचे तमाम के तमाम काम हो रहे हैं? देखिए, जो हुकूमतें बनती हैं, जो बनी है, वो सब किस तरह बनी है? फॉर्म, अगर बल्दियात में देखा जाए तो फॉर्म 12 और 13 के ऊपर, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें सबसे मेयर बने हुए, फिर इसी तरह तो कौमी और सूबाई सतह के इलेक्शन हुए, फॉर्म 47 मौजूद है। तो जब पूरा सिस्टम ही खराब है तो उस सिस्टम को खराबी से निकालने का तरीका तलाश करना होगा, और उसमें यह है कि अवाम जो है वो एजुकेट है, उस बात पे यकीन रखते हैं कि हाँ हल जो है वो हमारे पास मौजूद है, किस तरह हम सेटिस्फाई करें। यही अवाम जब दीगर ममालिक में जाती है, शहरों में जाती है, तो किस तरह अपने आप को रोल प्ले करती है, कचरा जो है वो डस्टबिन में डालती है, और इसी तरह जो, लेकिन उनको जो टैक्सेस लिए जा रहे होते हैं पे बैक किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर आवाम से टैक्स लिए जा रहे हैं, हर चीज का टैक्स है, आप रोड पर सफर करें उसका टैक्स है, लेकिन दिया क्या जा रहा है? जिस चीज के लिए ये लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया, क्या वो अपने प्रोपोजल पे रन कर रहे हैं? कि ये करप्शन का शिकार है ना, बेसिकली बनाया किसी और मकसद के लिए और उस पर ट्रैफिक तो दूसरा चल रहा है। अगर ये सारा ट्रैफिक वहां डाइवर्ट हो जाए
शहर में हैवी ट्रैफिक आए नहीं, जहाँ पर ट्रैफिक लोड कम हो जाए। लेकिन सर ये एक तो ऐसा ही मसूद साहब, एक ऐसे प्रोजेक्ट और भी बन रहा है मलीर एक्सप्रेस वे, वो बिल्कुल DHA to DHA आपको जो है वो सफर करवाएगा। जिससे बन रही है ना, एक चीज जिस पर डिजाइन हुई है कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट होना है, और अगर वो डाइवर्ट हो जाए तो आपका शहर तो बिल्कुल खाली हो जाए। तो सर ये लियारी एक्सप्रेस वे पे इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आप लोगों के पास? आप लोगों की क्या वर्किंग है? हैवी ट्रैफिक जो है वो क्यों नहीं चल सकता? खान साहब के दौर के अंदर बनाया गया। सही सर, कंप्लीशन MQM के दौर में हुई, आई थिंक शायद जी, बाद में हुई, और कंप्लीशन में फिर उसके अंदर बता दिया गया कि भाई ये फॉल्ट है, तो इसलिए इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक रन नहीं कर सकता। हालांकि बिल्कुल इसके अपोजिट बात है। तो सर फॉल्ट क्या था, कुछ पता चला, कुछ इत्तलात मिली? सर फॉल्ट क्या था, किस वजह से जो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक जो है उसको फॉल्ट नहीं है, नहीं बस चलने? इसमें ये है कि अगर वो शहर से नहीं गुजरेगा तो ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ मिलेगा नहीं। ओके, ये असल मेन टारगेट तो ये फेडरल के इदारे हैं। और आप अगर देखें तो इंतहाई अफसोस होता है कि हर चौकी पर इनके वर्कर्स मौजूद होते हैं, इनका स्टाफ मौजूद होता है, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट ट्रैफिक को क्लियर करना नहीं होता, मेन ऑब्जेक्ट तो इनकी दीगर चीजें होती हैं, कोटा पूरा करना होता है मसूद साहब, कोटा पूरा करना होता है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। इस शहर ने वो भी मंजर देखा है कि एक एक दिन में 18 करोड़ के चालान भी हुए, चाहे वो मतलब लोग शहर को छोड़ के जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि लोग शहर में रहना नहीं चाहते, लेकिन कितने लोग जाएंगे, कितने लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे? 100% तो नहीं हो सकते। रहना तो इसी शहर में, जब इस शहर में रहना है तो उसको डेवलप करना है। बिल्कुल मसूद साहब, हम ट्रैफिक हादसात पे बात कर रहे थे। मसूद साहब आपसे मेरा छोटा सा सवाल है, ये जो टैंकर माफिया है, ये जो डंपर माफिया है, चिंची माफिया है, इससे शहरियों को कब तक छुटकारा मिलेगा? देखें, ये तो हुकूमतों के काम है, हुकूमत डिसीजन ले ले। 24 आवर्स काफी होते हैं। जुडिशरी ने स्टे दे दिया है चिंची को। इनको अलाउ किसने किया है? हुकूमतों ने अलाउ किया ना। नहीं सर, जुडिशरी ने स्टे दिया है चिंची को। दिया है ना स्टे, तो ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? आप बताएं, जो आपने बस सर्विस चल रही है वो कितनी है, उसकी तादाद कितनी है? शहर की कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी के ऊपर चीजें डिजाइन की जाती हैं। यहाँ पर सर्कुलर रेलवे चलाई गई, उसका इफ्तिताह किया गया, और ऐसा इफ्तिताह किया गया जो सिर्फ पेपरों के अंदर मौजूद है और दीवार की तख्ती के अंदर मौजूद है। कहाँ है सर्कुलर रेलवे? आपने कहीं देखी चलते हुए? सर इस शहर की तो सितम जरीफी है, शहर के साथ क्या तो किसी जमाने में ट्राम चला करती थी। अरबों रुपयों को करप्शन करने के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और वो कर रहे हैं। सर 60s 70s और अर्ली 80s में अगर आप देखें ट्राम चला करती थी कराची सर्कुलर रेलवे, तो और अब इस शहर का ट्रांसपोर्ट, मैं जिस जगह रहता हूँ लियाकताबाद का रेलवे स्टेशन है जी, अब क्या हो रहा है कि उस स्टेशन की जगह को, जो लैंड है उस पर कब्जे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जब कब्जा, नशे के आदि अफराद का भी वहाँ पे कब्जा होगा सर। नशे के आदि अफराद का भी वहाँ पे कब्जा होगा रातों में? नशे के आदि तो अलग है, वो अलग है, लेकिन जो लोग वहाँ पर जमीनों पे कब्जा करके अपने वेयर हाउसेस बना रहे हैं और चीजें डेवलप कर रहे हैं, तो असल एजेंडा तो वो है। इसीलिए ये सब चीजें नहीं होती। अगर सर्कुलर रेलवे चला दी जाए, आपका ट्रैफिक लोड जो है वो मलीर से लेके साइड एरिया तक खत्म हो जाएगा। पहले भी चलता रहा, मतलब जिस आज से 40 साल पहले चल रहा है, 30 साल पहले तक चल रहा था। तो मसूद साहब आपका कहना यह है कि ट्रैफिक पुलिस जो है कोई भी नया प्रोजेक्ट बनने नहीं दे रही, और ट्रैफिक पुलिस जो है उनके इन शॉर्ट के अपने खांचे बंद हो जाएंगे? ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ये हुकूमत के करने का काम है। हुकूमत इस एजेंडे में नाकाम है, उसकी प्रायोरिटीज नहीं है। जब वो आवाम को रिलीफ देना चाहती नहीं है, तो उसके नतीजे के अंदर किसी भी जगह पे रिलीफ नहीं मिल रहा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलीफ मिल रहा है। आप अगर सेहत के हवाले से कहीं किसी जगह चले जाएं, आपको वहां रिलीफ नहीं मिल रहा। ओवर क्राउडेड है। कौन सा हॉस्पिटल नया बना है आप मुझे बताइए, नाम लेके, आप भी इसी शहर में रहते हैं। सर पुराने ही चल रहे हैं, नया क्या बनेगा? नहीं है भाई सर, NICVD के अलावा और मेरे ख्याल में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो नया तामीर हुआ हो या नए तर्ज पे तामीर हुआ हो। देखिए, वो तो उसकी रेनोवेशन के लें या उसकी एक्सटेंशन के लें, लेकिन कोई NICVD तक पहुंचने तक ही उसका काम हो जाएगा, उसका क्या करेंगे आप? नहीं सर, बहुत से मरीज जो है वो सेहतयाब भी हुए हैं, जहाँ हम तनकीद करते हैं वहाँ तारीफ भी बनती है। मिसाल के तौर पे कोरंगी में कोई रहता है, वो NICVD कितनी देर में पहुंचेगा? सर ऐसे NICVD जो है ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होने चाहिए। ये तो वक्त का सितम है कि एक जगह पे बना दिया गया। इन्होंने सिर्फ कंटेनर खड़े कर दिए हैं कि जिसमें आप जाइए तो वो कहते हैं कि आप NICVD चले जाएं। ओके, ये बताने के लिए कंटेनर खड़े कर दिए सर, ये बताने के लिए कंटेनर खड़े किए कि यहाँ आप आए और हम आपको ये बताएंगे आप NICVD चलें। चीजें हैं,
कोई फर्स्ट एड नहीं है सर वहाँ पे? जी नहीं, सहूलत है, लेकिन वो तो फौरन वही बेचते हैं ना कि बस आप फौरन चले जाए वहाँ पे। ओके। फर्स्ट एड तो दे देंगे, लेकिन जाएगा तो इसी रोड पे से गुजरते हैं ना जहाँ ट्रैफिक जाम होगा, जहाँ पर रोड खराब है, तबाह हाल है, उसको पहुंचने पहुंचने तक ही मरीज जो है वो अपनी जान से जाएगा। रेस्क्यू वाला क्या सिस्टम है बताइए आप भी किसी शहर में रहते हैं ना, अगर आपको अपने ऑफिस में, जहाँ पे आपका ऑफिस मौजूद है और यहाँ से आपको जाना हो NICVD, कितना ट्रेवलिंग टाइम है? जनाब 30 मिनट लगेंगे, अगर तो रात 30 में मिनट जब ट्रैफिक ना हो तो गालिबन कोई 20 मिनट 25 मिनट। 20 मिनट ना, और ट्रैफिक हो तो 40 मिनट। ट्रैफिक हो तो फिर तो सर पता ही नहीं है ना, 4 घंटे लग जाएं या 2 घंटे लग जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो असल बात क्या है कि करप्शन होती है ना, जिस मुल्क में करप्शन होती है, जहाँ पर लोगों को सहूलत नहीं दी जा रही, उनकी प्रायोरिटीज नहीं होती हुकूमतों की, तो उसके नतीजे में आवाम परेशान होती है, चाहे वो किसी भी शोबे के अंदर हो, ट्रैफिक में हो, सेहत में हो, तालीम में हो, इलाज में हो, मतलब कुछ भी आप उसका उठा के देख लें, इंसाफ में हो। तो ये सिचुएशन है। मसूद अली साहब, क्या मुतालबा रखेंगे हुकूमत के आगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आगे, शहर कराची के शहर कराची की जो सूरत हाल है, जो हालात और वाक़यात हैं सर, इनको किस तरीके से ठीक किया जाएगा? यहाँ जो शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाएगा सर? क्या मुतालबा रखेंगे हुकूमत के आगे? जी, यहाँ पर मुसल्लत हुक्मरान होश के नाखुन लें और आवाम को सहूलत फराहम करें, वरना ये आवाम इनके खिलाफ जब खड़ी हुई तो फिर ये अपने घरों के अंदर भी पनाह नहीं ले सकेंगे। मसूद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बंद लफ्ज़ों में, बहुत कम अल्फाजों में जो है एक बहुत बड़ी आपने बात कही कि जब आवाम अपना हक मांगने आई तो शायद लाजमी सी बात है फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आवाम ही जो है वो ताकत का सरचश्मा है। नाजरीन, ये बात हो रही थी शहर कराची की, जहाँ के हालात जो है वो इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो कोई भी शहरी यहाँ पे महफूज नहीं है, माँ सिवाय कुछ ही इलाकों के या कुछ ही बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ के जहाँ पे अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद है, जहाँ पे अपने एक अच्छा निज़ाम भी मौजूद है, लेकिन जो सोसाइटी बेस्ड एरियाज़ नहीं है। ओल्ड सिटी की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट मलीर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जो है वो क्राइम के हवाले से इस वक्त हॉट स्पॉट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हॉट स्पॉट है, लेकिन यहाँ के शहरियों को ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जबकि जो डकैतों से बच जाता है वो हैवी ट्रैफिक की ज़द में आकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें। हम हुकूमत से भी दस्तबस्ता गुजारिश करेंगे, पुरज़ोर अपील करेंगे, मुतालबा करेंगे, इस्तदा करेंगे कि शहर कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये शहर भी जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है और यहाँ के रहने वाले भी पाकिस्तानी हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।